हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो लेक्चर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसमें दो कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो लोन लेने का हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, तो इन सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में ये कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस कंसेप्ट को समझना हमारे लिए, जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपने एक चीज़ सुना होगा कि सपोज़ अगर हम मान लेते हैं कि हमें फ्यूचर में कुछ पैसे मिलने वाले हैं, सपोज़ फ्यूचर में 5 सालों बाद हमें 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आज हम 5 लाख रुपए ले लेंगे और फ्यूचर में उसको पे करेंगे। तो इन दोनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो जो पैसा हमें आज मिलेगा, ओके, फ्यूचर में पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन जो पैसा अभी हमारे हाथ में होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर्ड टू द फ्यूचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर में जो पैसा हमें मिलेगा उसकी वैल्यू से। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे बताता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब जो पैसा आज हमारे हाथ में है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू जो आने वाला पैसा है या फिर फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलने वाला है। तो ये कंसेप्ट कैसे प्ले करता है, कैसे काम करता है, इसी को हम यहाँ पे समझेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ फाइनेंशियल कंसेप्ट दैट स्टेट्स दैट a certain amount of money today has a different value than the same amount in the future due to its potential earning capacity। मतलब कुछ अमाउंट जो हमारे पास आज है उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द फ्यूचर वैल्यू, मतलब जो फ्यूचर में पैसा हमें मिलेगा। ये जो कंसेप्ट है, दिस प्रिंसिपल एक्नॉलेजेस दैट money available today can be invested to earn the interest or to generate returns। मतलब जो पैसा अगर हमारे पास आज होता है, आज हमारे हाथ में पैसा होता है, तो उस पैसे को हम कहीं पे इन्वेस्ट करके उससे कुछ पैसा कमा सकते हैं, ओके। इसीलिए मेकिंग इट वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू, मतलब फ्यूचर में हम उसको इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे, इससे अच्छा है आज पैसे हमारे हाथ में हो उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और उससे हम पैसा कमा लेंगे। तो जो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है उससे ज़्यादा वैल्यू आज के पैसे की होती है। यही कंसेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मनी कैन अर्न द इंटरेस्ट ओवर टाइम, मीनिंग दैट मनी अवेलेबल नाउ इज वर्थ मोर दैन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर। यही इसका मीनिंग है। आज के टाइम पे जो पैसा हमारे हाथ में उसकी कीमत ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू जो फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आज जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है हम उसको कहीं पे बैंक में रख के इंटरेस्ट कमा सकते हैं या फिर उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम उससे कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए आज के जो पैसा हमारे पास अवेलेबल है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। दिस कंसेप्ट इज अ फाउंडेशन ऑफ मेनी फाइनेंशियल डिसीजंस इंक्लूडिंग द सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड द रिटायरमेंट प्लान। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में भी बताया था, ये जो सारे फाइनेंशियल डिसीजंस हम लेते हैं, चाहे वो सेविंग का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, लोन लेने का हो या फिर रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करने का हो, इन सब में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट, चाहे हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, चाहे हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो इसमें टाइम वैल्यू कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि हमें कितना पैसा मिलेगा। जो हम कैश इनफ्लो एक्सपेक्ट करते हैं वो कैश इनफ्लो हमारे लिए एक्चुअल में कितना वैल्यू फ्यूचर में देगा। इन सारी चीज़ों को हम इवेल्युएट करके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। देन लोन अमोर्टाइजेशन, मतलब जो भी लोन हम लेते हैं उसको रीपे करते समय हम एक्चुअली में कितना पैसा कंपनी को वापस पे कर रहे हैं, इसका भी कैलकुलेशन हम ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटल बजटिंग, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कैपिटल बजटिंग इसकी एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें हमने अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए थे, चाहे वो पे बैक पीरियड मेथड हो, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड हो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू।
तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू इस मेथड में हमने एक्चुअली में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था। और वो कैलकुलेशन करते समय हमने क्या किया था कि जो फ्यूचर में मिलने वाला कैश फ्लो है उसको हमने डिस्काउंट किया था एट अ गिवन रेट, मतलब जो गिवन रेट हो उस पर डिस्काउंट करके हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, हम वहाँ पे ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि फ्यूचर में मिलने वाला जो कैश फ्लो है उसका एक्चुअल वैल्यू कितना रहेगा, और उस आधार पे हम एक डिसीजन बना सकते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट हमें करना है या नहीं करना है। फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट पे हमें कितना अमाउंट चाहिए यह हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उतना अमाउंट रिटायरमेंट पे मिलने के लिए हमें आज से कितना सेविंग करना पड़ेगा, इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इन सारे डिसीजंस में इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, जो कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति है, वो एक रिस्क एनालिसिस कर सकता है कि फ्यूचर में हमें कितना एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना रहेगा, और उस बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, तो कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। तो इसमें दो कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा होता है फ्यूचर वैल्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? इट इज द करंट वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ मनी दैट इज टू बी रिसीव्ड और पेड इन द फ्यूचर डिस्काउंटेड एट अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। मतलब सपोज हम मान लेते हैं कि 5 साल बाद हमें 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, या फिर मान लेते हैं 5 साल बाद हमें 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ओके, तो जो 10 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपए हमें 5 साल बाद मिलने वाले हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू उस टाइम पे सेम नहीं रहेगी। मतलब जो कमोडिटी हम 10 लाख रुपीज़ में आज परचेस कर पाते हैं, वही सेम कमोडिटी 5 सालों बाद 10 लाख रुपीज़ में हम परचेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। तो इसीलिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब वो पैसा हमें मिलेगा उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी रहेगी। तो उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो हम यहाँ पे करते क्या है, द करंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी दैट इज टू बी रिसीव्ड और पेड इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलने वाला है या जो पैसा हम फ्यूचर में देने वाले हैं उसका एक्चुअल वैल्यू कितना रहेगा, इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू। और ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट हमें लेना पड़ता है। तो डिस्काउंट रेट कैसे लिया जाएगा? जो इन्फ्लेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम डिस्काउंट रेट ले लेते हैं। जनरली इन्फ्लेशन कहीं पे 4 या फिर 4 to 6 के बीच में मूव करता है अपर लेवल पे, और लोअर लेवल पे 2 या 4 के बीच में, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक का जो टारगेट है उस हिसाब से। तो हमें क्या करना है, उसके आसपास या फिर उससे ज़्यादा, अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट 6% है तो कम से कम 6% तो हम यहाँ पे डिस्काउंट रेट ले ही लेंगे। ओके, तो उस हिसाब से डिस्काउंट रेट हम लेते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है, और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें बताता है, क्या बताता है, हाउ मच इज़ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी वर्थ इन टुडेज टर्म। फ्यूचर में जो पैसा हमें मिलने वाला है उसके आज के हिसाब से कितनी वैल्यू रहेगी। ओके, इस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू PV इक्वल्स FV डिवाइडेड बाय 1 + R⁻n, ये ब्रैकेट में 1 + R। तो PV का मतलब यहाँ पे होता है प्रेजेंट वैल्यू, FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, मतलब द अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो पैसा हमें मिलने वाला है या फिर हमें किसी को पे करना है वो पैसा। और यहाँ पे R का मतलब होता है डिस्काउंट रेट या फिर इंटरेस्ट रेट में हम इसको कह सकते हैं, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स अंटिल द फ्यूचर पेमेंट इज पेड और द रिसीव्ड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कितने सालों बाद हमें किसी को पैसा पे करना है या उससे हमें पैसा मिलेगा, उसको कहा जाता है N। तो यहाँ पे N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो इसका हम डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कैसे प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन होता है। सो सी हियर द एग्जांपल, सपोज you are promised $1,000 3 years from now and the annual discount rate is 5%. Find the present value of this future amount. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे हम। हमें क्या बताया गया है, 3 साल बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे, $1,000 मिलेंगे।
तो उस $1000 का 3 साल बाद एक्चुअल वैल्यू कितना रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कंसेप्ट हम यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 5%। तो कैसे होगा कैलकुलेशन? सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू एन। तो आर है रेट ऑफ डिस्काउंट और एन है नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है 3 और आर है 5%। 5% मतलब 0.05। ओके, परसेंट का को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया तो यह आएगा 0.05। तो वैल्यूज रख देते हैं। फ्यूचर वैल्यू मतलब 3 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा? $1000 और वन कॉन्स्टेंट रहेगा प्लस रेट ऑफ डिस्काउंट 0.05 रेज टू 3, मतलब 3 साल बाद हमें यह मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.05 रेज टू 3, इसको कैलकुलेट कैसे करना है? या तो आप इस ब्रैकेट को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर कैलकुलेटर का यूज करके डायरेक्टली इसको रेज टू 3 कर सकते हो। दोनों मेजर से आप कर सकते हो। तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1.15। सो 1000 डिवाइडेड बाय 1.157, तो हमें जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 863.84 ओके डॉलर्स। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट जो हमें $1000 फ्यूचर में मिलने वाले हैं, 3 साल बाद मिलने वाले हैं, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना रहेगा? उसका एक्चुअल वैल्यू रहेगा $863। वो एग्जैक्टली $1000 नहीं रहेगा, वो वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लो। भविष्य में जो पैसा मिलेगा उसका एक्चुअल वैल्यू कितना रहेगा, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यू एंटिसिपेट नीडिंग $40,000 फॉर अ मेडिकल प्रोसीजर इन 5 years with a discount rate of 6%. What is the present value of the amount you should set aside now? मतलब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि 5 साल बाद हमें $40,000 लगेंगे एक किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। ओके, तो वो मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है और रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे कितना बताया गया है? 6%। तो हमें अब ये कैलकुलेट करना है कि आज की डेट में हमें कितना पैसा बाजू में रखना पड़ेगा टू गेट $40,000 आफ्टर 5 years। तो उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, PV इक्वल्स FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन। PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, FV का मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर में हमें कितना चाहिए? $40,000। डिस्काउंट रेट कितना है? 6% मतलब 0.06। उसको हम रेज टू 5 कर देंगे या फिर ब्रैकेट को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे? 40,000 डिवाइडेड बाय 1.133। ओके, ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमें मिलता है। तो एक्चुअली में हमें वैल्यू कितना मिलेगा? उसको डिवाइड कर देंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 1.33, तो वैल्यू हमें मिलेगा 29,895। तो 5 साल बाद अगर हमें $40,000 चाहिए किसी एक्सपेंडिचर के लिए, तो आज हमें $29,895 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर हमने डिस्काउंट रेट 6% कंसीडर किया है। अगर डिस्काउंट रेट इससे ज़्यादा होता तो हमें कुछ ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे बाजू में रखना पड़ता। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होता है। सो ये होगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कुछ डाउट आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो, हम फिर से इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर वैल्यू पे। तो फ्यूचर वैल्यू अपोजिट रहेगा प्रेजेंट वैल्यू के। क्या होता है इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इन्वेस्टमेंट मेड टुडे will grow to over a period of time at a given interest rate। मतलब बहुत ही सिंपल है, जो अमाउंट हम आज इन्वेस्ट करेंगे और जो भी एंटिसिपेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट पे जो अमाउंट हमने आज इन्वेस्टमेंट किया है उसका फ्यूचर में जाके कितना वैल्यू बनेगा, उसको कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू। तो इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, जो अमाउंट हमने आज इन्वेस्टमेंट किया है एक स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट पे, उसका फ्यूचर में जाके कितना पैसा बनेगा। सपोज आज मैंने कहीं पे 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की है और मैं मानता हूँ कि 8% या फिर 7% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, तो 10 साल बाद 20 साल बाद कितना वैल्यू उसका बनेगा उसको कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू। तो ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट विल एन अमाउंट ऑफ मनी टुडे
बी वर्थ इन द फ्यूचर। मतलब जो पैसा हमारे पास आज है एक इंटरेस्ट रेट पे, उसका फ्यूचर में कितना वैल्यू बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है। तो सपोज हम कहेंगे कि हमें क्या करना है, कुछ पैसा हमारे पास है उसको इन्वेस्ट करना है, तो कुछ सालों बाद उसका अमाउंट कितना बनेगा हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है। ओके, तो कैसे होता है, फॉर्मूला इसका दिया हुआ है। जो हमने फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू में यूज़ किया था उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू एन। तो यहाँ पे आर का मतलब सेम ही है, इंटरेस्ट रेट या फिर डिस्काउंट रेट, और एन का मतलब भी सेम ही है, एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल बाद हमें वो कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में सपोज इफ यू इन्वेस्ट $1000 टुडे एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% फॉर 3 years, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है, $1000 आज हमारे पास है, उसको हम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एट द 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होता है। ये सिंपल एग्जाम्पल है, इसका कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल हमने अभी तक नहीं लिया है, कंपाउंडिंग इसके बाद लेंगे। तो सिंपल एग्जाम्पल ये होता है, सीधे हम वैल्यू फॉर्मूला में रख देंगे, एफ वी हमें कैलकुलेट करना है मतलब फ्यूचर वैल्यू, तो हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है $1000। ओके, उसको रख देंगे फॉर्मूला में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5% मतलब 0.03 रेज टू 3। ओके, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 1.15। ओके, तो 1000 को 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वैल्यू मिलेगा 1157.63। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। सी हियर, इन्वेस्टिंग 1000 टुडे at a 5% annual interest rate will grow to 1157.63 in 3 years। मतलब अगर हम $1000 आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5% इंटरेस्ट रेट पे, तो उसका 3 साल बाद वैल्यू कितना बनेगा, वो हो जाएगा $1157.63। ओके, तो इस तरह से हम एक एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे आज के पैसे का वैल्यू कितना बनेगा। ये वो सिंपल एग्जाम्पल। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंडिंग होता है, मतलब एक साल में जो हमें इंटरेस्ट मिला उसको हम अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे और फिर वो हमारा बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट, और उस पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा रिटर्न। तो उसको कहा जाता है कंपाउंडिंग। जो हम लेक्चर देखने वाले हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कंपाउंडिंग। ओके, तो बहुत ही सिंपल होगा ये भी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विद कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने पिछला एग्जांपल देखा था सिंपल इंटरेस्ट का, अब ये होगा कंपाउंडेड इंटरेस्ट का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यू डिपॉजिट $1500 इन अ सेविंग अकाउंट दैट पेज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में ये जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा वो कंपाउंड होने वाला है। ओके, व्हाट विल बी द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल बाद हमारे अकाउंट में कितना पैसा होगा। कंपाउंडिंग का मतलब होता है जो 3 महीने का इंटरेस्ट बनेगा उसको फिर से प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया जाएगा, और वो प्रिंसिपल अमाउंट अगले 3 महीने के लिए हमारी प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी। फिर अगले 3 महीने बाद जो इंटरेस्ट बनेगा उसको फिर से प्रिंसिपल में ऐड किया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग। ओके, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो कैसे होता है इसका कैलकुलेशन, लेट्स सी। The future value with the compound interest is calculated using the formula। थोड़ा सा फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू एन। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं और फिर जाके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का मतलब जो हमें हमारे पास अमाउंट है जिसको हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये वैल्यू है हमारे पास 1500। आर का मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% मतलब 0.05। उसके बाद एम, अब हमें ये चीज़ यहाँ पे समझनी है। एम का मतलब है इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, हर साल वो कितने बार कंपाउंड होगा। अगर हम क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं तो 3 3 3 3 ऐसे 12 महीने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 बार कंपाउंड होगा। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगर हम उसको 6 मंथली कंपाउंड करेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा। अगर हम उसको मंथली कंपाउंड करेंगे तो 12 वैल्यू आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एक साल में वो कितनी बार कंपाउंड होता है।
तो इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने बाद ये कंपाउंड होगा, तो एक साल में ये 4 बार कंपाउंड होने वाला है। तो इस केस में हमारा m का वैल्यू कितना आएगा 4 फॉर द क्वार्टरली कंपाउंडिंग। ओके, और n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने सालों के लिए हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब हम ये वैल्यू जो है उसको फॉर्मूला में रख देते हैं, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है, और डायरेक्टली हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स गो टू द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सी हियर, फॉर्मूला क्या है, एफ वी इक्वल्स पी वी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम ब्रैकेट क्लोज रेज टू m इंटू एन। तो अब हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 1500, उसको रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में है 1 प्लस 0.05, उसको डिवाइड करना है हमें 4 से। क्यों 4 से करना है, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है वो पीरियड है 3 महीने का, तो एक साल में वो 4 बार कंपाउंड होगा, तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर m इंटू n करना है, m मतलब कंपाउंडिंग पीरियड और n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको ये 4 इंटू 3 कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा कैसे होता है। लेट्स सी हियर, 4 इंटू 3 हमने किया तो हमें मिला 12, और 1 प्लस 0.0125, मतलब 0.05 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू बन जाएगा 0.0125 ब्रैकेट क्लोज। तो हम उसको रेज करेंगे 12 से, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब या फिर 12 बार मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल करके रेज टू 12 कर दो, तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। वो वैल्यू यहाँ पे बनता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 इंटू 1.16। ओके, वैल्यू क्या बनेगा 1.1616, तो यहाँ पे आप 1.162 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। अप्रॉक्सीमेटली हमारा फ्यूचर वैल्यू कितना बनता है 1742.44 डॉलर्स, मतलब जो पैसा 1500 रुपीज़ $1500 हम आज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 3 सालों के लिए 5% इंटरेस्ट रेट पे, जो भी कंपाउंड होगा 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, तो 3 साल बाद हमें कितना वैल्यू मिलेगा, हमें इतना वैल्यू मिलेगा $1742। द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 3 years विल बी अप्रॉक्सीमेटली $1742.44। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, जो हमने आज इन्वेस्टमेंट किया है उसका फ्यूचर वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ अगर इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी एक बार पूछ सकते हो। तो विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम रुकते हैं।